पढ़ेंगे ट्रांसमिशन। पिछले लेक्चर में मैंने सिलेबस बता दिया था। सिलेबस में आपका था ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर फैक्टर और भी कुछ चीजें थी। तो मेन जो है आपका सबसे पहले है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे फीचर ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट, जैसे सपोर्ट हुआ। सपोर्ट में कई सारी चीजें आप पढ़ोगे। सैग हुआ, इफेक्ट ऑफ सैग, किन किन चीजों का इफेक्ट सैग पे पड़ता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल फीचर है, मैकेनिकल फीचर है, और भी कई चीजें हैं। आपका इकोनॉमिक फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज लेक्चर देंगे। तो जिसमें पहला टॉपिक में हम देखेंगे ट्रांसमिशन है क्या, या ट्रांसमिशन का लेआउट वगैरह क्या है। तो पहले टॉपिक में ट्रांसमिशन से पहले हम ये देखेंगे कि जनरेशन क्या होता है, जो हमारा पावर सिस्टम एक तरह से कहा जाता है। पावर सिस्टम जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है जनरेशन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन, जो आप सब स्टेशन का नाम सुने होंगे, जैसे थर्मल पावर सब स्टेशन होगा, हाइड्रो पावर सब स्टेशन होगा, या फिर न्यूक्लियर पावर सब स्टेशन है, या जितने भी आप पावर प्लांट सुने होंगे। तो ये क्या है कि जनरेशन जो है एक तरह से आपका एनर्जी सोर्स है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में सूर्य जो होता है सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है, उसी तरीके से हमें रोज अपने दैनिक कार्य के लिए रात में जैसे बिजली चाहिए, तो उसके लिए सूर्य तो रात में मिलेगा नहीं। तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। अब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कई प्रोसेस है। एक तो है थर्मल पावर प्लांट है, दूसरा है हाइड्रो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट में हम वाटर का यूज करते हैं, पानी का। हाइड्रो में भी पानी का ही यूज करते हैं, लेकिन हम थर्मल में पानी को वाष्प के रूप में बनाते हैं, और हाइड्रो में डायरेक्ट हम पानी का यूज कर लेते हैं। न्यूक्लियर में हम यूरेनियम का यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो जनरेशन होता है, पावर को हम जो जनरेट करते हैं पावर प्लांट पे कई सारे प्रोसेस के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं, जनरेशन करते हैं। तो अब जब आपकी पावर जनरेट हो गई तो वो वहीं पे तो यूज होगी नहीं, उसको यूज करने के लिए जगह जगह हमें ले जाना होगा। तो जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक लाने के लिए जो सिस्टम हम यूज करते हैं वही आपका क्या है, ट्रांसमिशन है। डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस आता है डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके घरों तक आता है। मीन्स जो विद्युत बनाई गई, जो पावर जनरेट किया गया, वो ट्रांसमिट हो गया। अब ट्रांसमिशन के बाद जो घरों पे ले जाके हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 चीजें हैं, एक है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन आप पावर प्लांट के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे इसी सेमेस्टर में। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन आप TDEP में पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में। अब अगला क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक अंडरग्राउंड और दूसरा ओवरहेड। अंडरग्राउंड का मतलब जो जमीन के अंदर से केबल के थ्रू जाती है लाइनें, वो अंडरग्राउंड लाइन है। ये वहीं पे यूज होता है जहाँ पे हमें इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा हो, वरना मोस्टली जो यूज होता है ओवरहेड लाइन, जो आप अक्सर पोल पे देखते हो, पोल से जो लाइनें जाती हैं वो ओवरहेड लाइन है। तो जमीन के अंदर से ले जाने वाली जो लाइन होगी वो अंडरग्राउंड, और जमीन के ऊपर से ले जाने वाली जो लाइन है वो ओवरहेड। अब बात आती है, ये दोनों टाइप के जो अंडरग्राउंड है और ओवरहेड है, इन दोनों के लिए हमें 2 टाइप का यही ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। दोनों अंडरग्राउंड भी ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है और ओवरहेड भी ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है। अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है और ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। इसके बाद सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो सिस्टम हमारे पास, या सोर्स जिसको आप बोलते हो, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक AC सोर्स होता है और दूसरा DC सोर्स होता है। AC सोर्स सबको पता है, अल्टरनेटिव करंट जो मोस्टली यूज होता है, जहाँ पे हमें
डीसी बेनिफिट होता है या जहाँ पे हमको डीसी इकोनॉमी लगता है वहाँ पे हम डीसी सोर्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये दो तरह के होंगे, एसी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन, डीसी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हो गया आपका ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ वोल्टेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हम जो ट्रांसमिशन करते हैं मोस्टली हाई वोल्टेज पे करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज का अपना बहुत सारे बेनिफिट हैं या लाभ है या मेरिट है, उसको हम बताएंगे। तो अगला टॉपिक जो है हम टाइप ऑफ वोल्टेज पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ वोल्टेज। टाइप ऑफ वोल्टेज में पहला वोल्टेज है लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज जो होता है बिलो 250 यानी 250 वोल्ट से नीचे के जितने वोल्टेज होते हैं, चाहे वो डीसी के हों या एसी के, सिंगल फेज एसी के, वो सभी जो होते हैं लो वोल्टेज या निम्न वोल्टता में आते हैं। जैसे आपका डीसी का 12 वोल्ट हुआ, 1.2 वोल्ट हुआ, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, ये सब आपके लो वोल्टेज में आएंगे। सिंगल फेज एसी में 200 वोल्ट, 220, 230, 240 होगा। पहले की बुकों में 250 वोल्ट आता था, तो अब जो है मोस्टली सिंगल फेज का जो वोल्टेज होता है 230 या 240 हम लेते हैं। कहीं कहीं पे आपको 220 भी हो जाएगा। 200 वोल्टेज हम नहीं लेते हैं, स्टैंडर्ड वोल्टेज यही है, लेकिन लो वोल्टेज में आपका 200 वोल्ट भी आएगा। सेकेंड है मीडियम वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज जो होता है एबव 250 अप टू 650 650, 250 से लेके 650 वोल्ट जो होगा ये मीडियम में आएगा। मीन्स 3 फेज एसी में अगर आप देखा जाए तो 400 और 230, यानी 400 जो होगा 3 फेज के लिए होगा और 230 जो होगा सिंगल फेज के लिए। इसी तरीके से 415, 240 ये 3 फेज के लिए, ये सिंगल फेज के लिए। 3 फेज 4 वायर का मतलब होता है कि जहाँ पे हमको फेज के साथ साथ न्यूट्रल चाहिए, जैसे आपके घरों में या ट्यूबवेल वगैरह हैं तो वहां पे 3 फेज के साथ साथ 4 वायर चाहिए होता है। तो फेज के साथ न्यूट्रल, तो ये 400 जो होगा वो 3 फेज यानी मोटर्स चलाने के लिए, और 230 यानी 230 वोल्ट जो होगा वो घरों के फैन और लाइट चलाने के लिए। इसी तरीके से डीसी 3 वायर के लिए आपका 480/240 3 फेज सिंगल फेज डीसी के लिए। तीसरा है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज जो है एबव 650 वोल्ट एंड अप टू 33 वोल्ट किलो वोल्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाई वोल्टेज जो होगा 33 किलो वोल्ट भी हो सकता है या 650 से लेकर 33 के बीच में भी हो सकता है। तो एसी इसमें हाई वोल्टेज है तो मोस्टली एसी प्रेफर करते हैं, जिसको हम 1.1 kV, 2.2 kV, 3.3 या 11 के मल्टीपल आप बोल सकते हो, जैसे 11, 22, 33, 66, चूंकि 33 kV से ऊपर नहीं बोला है, अप टू 33 kV। तो हाई वोल्टेज कहाँ तक ही रहेगा, 33 तक ही रहेगा, उससे ऊपर हम नहीं ले सकते। तो ये हुए आपके टाइप्स ऑफ वोल्टेज। अभी आपका एक और है एक्स्ट्रा हाई और अल्ट्रा हाई। टाइप ऑफ वोल्टेज में अगला है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होता है एवं मतलब 33 kV से लेकर 33 kV या 220 kV से ऊपर और 765 kV तक। कुछ बुक में चूंकि यहाँ 33 और 220 दोनों हमने लिख दिया, क्योंकि कुछ बुक में आपको 33 kV से लेकर 765 मिलेगा और कुछ बुक में 220 kV से लेकर 765 kV मिलेगा। तो आप दोनों को प्रेफर कर सकते हो, 33 से 765 और 220 से 765। तो इसमें 66 kV, 132, 220, 400 kV। ध्यान दीजिएगा कि हाई वोल्टेज के बाद से जितने वोल्टेज आएंगे, हाई वोल्टेज भी केवी में होता है, किलो वोल्ट में, ना कि वोल्ट में। अगला है अल्ट्रा हाई वोल्टेज, इससे भी ज्यादा, ये एवं 765 kV।
765 केवी से भी ऊपर के जो वोल्टेज होते हैं वो किस में आते हैं, अल्ट्रा हाई वोल्टेज के अंतर्गत। 800 वोल्टेज 11 केवी सॉरी 11,000 केवी सॉरी 1100 केवी और 1200 केवी। तो ये आपके हो गए अल्ट्रा हाई वोल्टेज और टाइप्स ऑफ वोल्टेज। अब हम कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी। तो हर कंट्री की अपनी एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है। जो फ्रीक्वेंसी सभी को पता है कि 1 सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, वही आपकी क्या होती है, आवृत्ति होती है या फ्रीक्वेंसी होती है। तो हर देश का या हर कंट्री का अपना स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होता है। इंडिया की जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज। अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मोस्टली दो होती है, एक 60 हर्ट्ज और एक 50 हर्ट्ज। इंडिया में जो यूज होता है फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज होता है। इसे हम स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी या कहीं कहीं जनरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, या इसे पावर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। अगला है स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज। स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज, जनरेशन अभी हमने बताया। तो जो जनरेशन होता है वो एक स्टैंडर्ड वोल्टेज पे किया जाता है। जैसे व्यक्तिगत बिजली घर, मतलब कोई निजी अपना खुद का बिजली घर चला रहा है, जैसे आपका रेलवे हुआ, रेलवे का खुद का सब स्टेशन होता है, वो खुद ही वहाँ पे बिजली जनरेट कर सकता है और वहाँ से अपने लिए सप्लाई ले सकता है। तो एक छोटा सा जनरेटिंग स्टेशन बना सकता है। तो अगर कोई अपना छोटा सा जनरेटिंग स्टेशन बना रहा है व्यक्तिगत, तो उसके लिए 6.6 केवी का ही वोल्टेज जनरेट कर सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं। 11 केवी ये जो आपके एनटीपीसी है, यूपीपीसीएल है, या फिर जितने गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट आपके जनरेटिंग स्टेशन है, वो जो स्टैंडर्ड वोल्टेज यूज करते हैं वो कितना है, 11 केवी का। 33 केवी ये जितने आपके प्रगतिशील देश हैं वो 33 केवी का, जैसे चाइना हुआ, रसिया हुआ, ये सब क्या करते हैं 33 केवी पे अपना वोल्टेज जो पावर जनरेट करते हैं वो 33 केवी का। इंडिया में जो जनरेशन होता है वो 11 केवी का। जैसे आपका एनटीपीसी है, जनरेटिंग स्टेशन है, तो ये जो है 11 केवी का वोल्टेज जनरेट करता है या पावर जनरेट करता है। अगला है आपका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज दो ही है, एक 415 वोल्ट या जिसको हम अब 400 वोल्टेज बोलते हैं, और दूसरा है 240 वोल्ट या 230, कहीं कहीं पे 220 या 250 वोल्ट होता है। ये सिंगल फेज के लिए यूज होता है और ये 3 फेज के लिए यूज होता है। किलो वोल्ट में अगर यूज करोगे तो 0.415 और 0.240 हो जाएगा। स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज जो होते हैं, एक क्या होता है पीक और मैक्सिमम वोल्टेज, मीन्स हमारा वोल्टेज जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है या वेरिएशन उसमें होता है। तो आप सभी को पता है हम एसी की बात कर रहे हैं, तो एसी में साइनोसॉइडल वेव मिलती है। साइनोसॉइडल वेव में एक ये जो होता है इसको हम पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। इसके इधर वैल्यू घटती है, कभी कभी यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है, यहाँ मैक्सिमम हो रही है, अब यहाँ से क्या हुआ घटना शुरू हुआ। तो यही जो वेरिएशन आता है वोल्टेज में, तो एक हमारे पास रेटेड वोल्टेज होता है जिसको हम हमेशा यूज करते हैं, और एक हमारा होता है पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज इसलिए यूज करते हैं, जो भी इक्विपमेंट हम डिजाइन करते हैं या लगाते हैं वो मोस्टली पीक वैल्यू पे ही लगाते हैं, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि जो इक्विपमेंट है वो मैक्सिमम कितना वोल्टेज कैरी कर रहा है या कितना वोल्टेज जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि इस इक्विपमेंट से करंट कितनी फ्लो होगी, मैक्सिमम करंट। तो रेटेड वोल्टेज हमारा जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है ट्रांसमिशन का वो है 11 केवी, 400 केवी और 230। इसी के अकॉर्डिंग इसका पीक वोल्टेज 11 के लिए 12 केवी है, 400 के लिए 440
और 200 के लिए 230 के लिए 250 वोल्ट है। चूंकि वेरिएशन बता देंगे कि कितना स्टैंडर्ड वेरिएशन होता है, तो वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन का है, कहाँ का है। तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडर्ड फेज सीक्वेंस क्या होता है कि हम जब भी 3 फेज एसी सिस्टम पढ़ते हैं तो फेज सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें पैरेलल ऑपरेशन करना होता है या ट्रांसमिशन लाइन को एक जगह से दूसरे जगह से एक या दो पोल पे नहीं ले जाना होता है, कई सारे पोल लगाने होते हैं। तो यही फेज सीक्वेंस या कलर कोडिंग, फेज का कलर कोडिंग ही डिसाइड करता है कि किस फेज से हम कौन सा फेज कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला टर्म आता है फेज सीक्वेंस। तो फेज सीक्वेंस हमेशा हमें क्लॉकवाइज लेना होता है। तो जैसे अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे R होगा, यहाँ पे Y होगा और यहाँ पे B होगा, ये इस तरीके से। अब इसका फेज सीक्वेंस लिखना होगा तो हमको क्लॉकवाइज यानी इस तरीके से लेना है। तो पहला हो जाएगा RBY, RBY। नेक्स्ट होगा BYR, और एक और फेज सीक्वेंस आप लिख सकते हो YRB। ये हो गया आपके डेल्टा कनेक्शन के लिए, ये डेल्टा कनेक्शन है। और ये क्या है आपका स्टार कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन में भी क्लॉकवाइज होगा तो R, ये B है, क्योंकि यहाँ से क्लॉकवाइज आप आओगे तो Y यहाँ पे आएगा। तो अगर फेज सीक्वेंस लिखना है तो RYB पहला हो जाएगा, दूसरे के लिए आपका YBR, YBR, और थर्ड फेज सीक्वेंस आपका हो जाएगा BRY, BRY। तो ये हो गया आपका फेज सीक्वेंस, लिखने का तरीका भी बता दिया। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड कलर कोड। कलर कोड आप अक्सर देखते होंगे कि वायर जो होता है रेड, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन भी होता है कहीं कहीं पे। तो हम बताएंगे किस कलर को किस चीज से जानते हैं। तो पहला है कलर कोडिंग में फॉर एसी सिस्टम। एसी सिस्टम में दो तरीके का होता है, एक होता है 3 फेज 3 वायर या सिंगल फेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 फेज 3 वायर का। तो तीनों के तीनों फेज होंगे। फेज में R का मतलब रेड कलर, Y का मतलब येलो और B का मतलब ब्लू। तो 3 फेज होंगे, तीनों फेज का कलर कोडिंग होगा RY ब्लू, रेड, येलो और ब्लू। इसके बाद 3 फेज 4 वायर आता है। 3 फेज 4 वायर में 3 आपके क्या होते हैं, फेज होते हैं और एक क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है। तो तीनों फेज को सेम 3 फेज 3 वायर की तरह रेड, येलो, ब्लू, और जो न्यूट्रल होगा उसे हम किस कलर से डिनोट करते हैं, ब्लैक से डिनोट करते हैं। अगला है सिंगल फेज सिस्टम, जिसमें 2 ही वायर होते हैं। एक फेज होता है जिसको P से और एक न्यूट्रल होता है N से। P को यानी फेज वायर को हॉट वायर भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो पूछ देता है कि हॉट वायर का कलर कोड क्या होता है या स्टैंडर्ड कलर क्या होता है। तो रेड फेज के लिए हम रेड ही ले लेंगे और न्यूट्रल के लिए ब्लैक। इसी तरीके से डीसी सिस्टम में 2 ही वायर होंगे, एक को पॉजिटिव बोलते हैं और दूसरे को निगेटिव। पॉजिटिव को फेज वायर या पॉजिटिव और निगेटिव को हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं। तो पॉजिटिव यानी फेज वायर को रेड से और न्यूट्रल यानी निगेटिव वायर माइनस को हम ब्लैक से डिनोट करते हैं। लास्ट में है अर्थिंग। अर्थिंग जो होता है हर जगह यूज होता है फॉर सेफ्टी पर्पस के। तो अर्थिंग का जो कलर कोड होता है वो ग्रीन कलर का होता है। अकॉर्डिंग टू IE रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल होता है 1956 के अकॉर्डिंग, वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना फ्लैक्चुएट करती है, मीन्स कितना बढ़ सकती है या घट सकती है, उसके लिए एक लिमिट होता है।
तो वो 3% बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। प्लस माइनस का मतलब ही है, प्लस का मतलब बढ़ना और माइनस का मतलब घटना। तो जो अपर फ्रीक्वेंसी होगी वो 51.5 हर्ट्ज और जो लोअर फ्रीक्वेंसी होगी वो 48.5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी रेंज जो हो जाएगा 48.5 टू 51.5 हर्ट्ज के बीच में। यानी जो फ्रीक्वेंसी का फ्लक्चुएशन होगा, फ्रीक्वेंसी जो फ्लक्चुएट करती है वो पावर फैक्टर की वजह से, तो जो फ्लक्चुएशन होगा वो 48.5 टू 51.5 के बीच में होना चाहिए। दूसरा है वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एज कंज्यूमर टर्मिनल। कंज्यूमर टर्मिनल्स मीन्स जो आपके घरों में बिजली आ रही है उस वोल्टेज में जितने, मान लीजिए 250 का वोल्ट आपके घर में आ रहा है, तो इस 250 वोल्ट पे कितना वोल्टेज वेरिएशन होना चाहिए, या तो 5% होना चाहिए या 6%। अब जो है 6% हो गया है, पहले जो था वो 5% था। तो दोनों मान्य है, इनमें से किसी को भी आप लिख सकते हो। मोस्टली जो यूज होता है वो अब 6% है और पहले 5% था। वोल्टेज वेरिएशन इन ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज वेरिएशन होगा वो 12.5% और वोल्टेज वेरिएशन इन मीडियम वोल्टेज में तो 9% फ्लैक्चुएट कर सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। दो टर्म्स है, एक फ्यूज है और एक लिंक होता है। फ्यूज और लिंक जो होता है वो हमेशा फेज वायर में कनेक्ट किया जाता है। लिंक जो होता है, लिंक किया एक स्ट्रिप समझ सकते हो, पतली सी स्ट्रिप होती है जिसको हम न्यूट्रल में ज्वाइन कर देते हैं। तो फ्यूज हमेशा फेज वायर में, स्विच हमेशा फेज वायर में कनेक्ट करेंगे जब आप ड्राइंग पढ़ोगे, और लिंक जो हमेशा कनेक्ट होता है वो किस में होता है, न्यूट्रल में। इसका एक एग्जांपल दिया है, ये फेज है तो फेज में हमेशा ये फ्यूज का सिंबल है और ये लिंक है, तो लिंक को हमेशा न्यूट्रल में और फेज को हमेशा स्विच में। तो ये तो था छोटी छोटी चीजें जो ट्रांसमिशन में जरूरी थी। नेक्स्ट टर्म पे हम पढ़ेंगे लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम और क्या क्या चीजें जो है इफेक्ट डालती हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में। मीन्स वोल्टेज अगर बढ़ा रहे हैं तो किन किन चीजों का इफेक्ट आएगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टर कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसमें जो कुछ पूछना होगा कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।